जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 27 जनवरी का जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस बाकी था और मैंने कहा था कि आपको वो 30 तारीख में अपलोड कर दूंगा, तो मैं आज उसको अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न आए हैं उनका डिस्कस करते हैं और यही प्रश्न संभावना है कि रिपीट होंगे। दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आज आपका एग्ज़ाम है तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपसे सजेशन ये है कि दोस्तों आप पहले हिंदी या जीके का पोर्शन सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद में जो भी आपको पर्याप्त टाइम मिलता है उसमें आप मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन सॉल्व करें। मैथ या रीजनिंग वाला सेक्शन सॉल्व कीजिएगा ताकि जो भी आपका अतिरिक्त समय है वो ज़्यादा खर्च ना हो, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ। तो पहले आपको या तो जीके या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी आप करते हो वो आपको सॉल्व करना है। ये आपका टाइम मैनेजमेंट है। पहले आप इन दोनों सब्जेक्ट को ही सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद में मैथ और रीजनिंग को छूइएगा। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए थे योजना के बारे में। एग्जैक्ट उसका मतलब समय सीमा पूछी गई है या टारगेट पूछा गया, जो भी हो, लेकिन मैंने आपको सारी लिख दी यहाँ पे। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली है। ये आप याद रखिएगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है, 1985 से 1990। प्रधानमंत्री कौन है, तो राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर, प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल था। तो ये सारे इसके टारगेट थे, ये आप याद रखिएगा। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता मिली, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता मिली थी निजी क्षेत्र में। तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। इसका विकास लक्ष्य कितना था, 5%, लेकिन प्राप्त कितनी की थी, 6.1%। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर जो हासिल की गई वो थी 6.01%। ठीक है, और नीचे है आपका कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य और क्या मान सकते हैं आप, तो अनाज उत्पादन, रोजगार, उत्पादकता इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना ये आपके सामने पूरी लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संभावना है कि आने वाली शिफ्टों में इसको रिपीट करें टीसीएस, तो ये आप याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना मतलब कब से कब तक थी, कौन कौन से इसके टारगेट थे, क्या इसमें विकास दर का लक्ष्य था, वो सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों हमने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली है, दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है सोवियत संघ से, यूएसएसआर जिसको कहा जाता है। और दुनिया में पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है, दोस्तों दुनिया में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक है जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ के हैं तो जोसेफ स्टालिन को पंचवर्षीय योजनाओं का जनक माना गया, जो 5 ईयर प्लान है उसका जनक माना गया। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट होती है, दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई है 1951 में। 1951 से 1956 तक भारत में पहली पंचवर्षीय योजना संचालित की गई, ये भी आप याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कि भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई हैं, दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक पंचवर्षीय योजना थी 5वीं, दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये 4 साल चलने वाली पंचवर्षीय योजना थी। 5वीं 4 चली थी, ये भी आप याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी। और भारत में सबसे मतलब खराब पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी तीसरी, सबसे खराब पंचवर्षीय योजना थी आपकी तीसरी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है तो ये आप याद रखें। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे पूरा चार्ट लिखा हुआ है, आप पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, कृषि इसकी प्राथमिकता थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, इसमें तीव्र औद्योगिकीकरण को बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये गतिमान अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट था हमारा, 1961 से 1966। चौथी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता के साथ कृषि में उन्नति करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, गरीबी उन्मूलन का टारगेट था इसमें। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, रोजगार सृजन, कृषि और उद्योगों का विकास करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना उत्पादकता को बढ़ाना था हमारा। सातवीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा जरूर याद रखना, 1985 से 1990। उसके बाद में देखें हम 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों 8वीं 1992 से 1997, और ये मानव संसाधन विकास का बल देती है। इसकी विकास दर थी 5.6%, तो ये भी आप याद रखिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, रोजगार एवं ऊर्जा पे बात की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2000
और 12 तीव्र एवं समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। ये इसमें तीव्र और सतत समावेशी विकास शामिल था। दोस्तों आपको 11 वाली का समय सीमा जरूर याद रखना, 2007 से 2012। तो ये आपसे पूरी चार्ट है, आपको याद रखना। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना और आज इसको रट लेना। बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं इससे काफ़ी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस पार्टी के नेता हैं? दोस्तों उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो हैं ये किस पार्टी के नेता हैं? तो बीजेपी के नेता हैं पुष्कर सिंह धामी। और बीजेपी बनी कब थी? दोस्तों बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। ये भी आप याद रखना, 1980, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनी है। क्लियर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दोस्तों पुष्कर सिंह धामी कौन से नंबर के सीएम है? 12वें सीएम है उत्तराखंड के, 12वें सीएम है उत्तराखंड के। ये भी आप याद रखना। हम इससे ना एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनका जो इन्होंने उपचुनाव जीता था वो कहाँ से जीता था? पुष्कर सिंह धामी ने जो उपचुनाव जीता वो कौन सी सीट से जीता था? तो कांग्रेस की उम्मीदवार थी निर्मला गहतोड़ी, उसको हराया था इन्होंने। और चंपावत, उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। ये भी आप याद रखना। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। क्लियर। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उत्तराखंड का ना एक त्यौहार आप याद रखना, हरेला। हरेला त्यौहार कहाँ का है? दोस्तों उत्तराखंड का त्यौहार है हरेला। एक आपको याद रखना बगवाल। बगवाल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों बगवाल उत्सव भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखें। देवभूमि उत्तराखंड को कहा गया है, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। राजधानी देहरादून है और भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो देहरादून में है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। ये भी आप याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 148 क्या किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 148 का संबंध है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। तो कैग, जिसको सीएजी बोला जाता है, सीएजी, तो कैग से संबंधित है अनुच्छेद 148। भाग 5 संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 से 151। ठीक है दोस्तों। और अभी हमारे सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हमारे सीएजी हैं, 2020 से लगातार बने हुए हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमने सीएजी का पद कहाँ से लिया है? दोस्तों सीएजी का पद लिया गया ब्रिटेन से। सीएजी का पद ब्रिटेन से लिया गया है। और सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए? या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक सीएजी अपने पद पर बना रह सकता है। सीएजी का काम क्या होता है? दोस्तों सीएजी का काम होता है भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, जो लोक लेखा निधि है उसके खातों को ऑडिट करना। या जो ये जो हमारा सार्वजनिक खाते होते हैं हमारे, उसको संरक्षण देना। सार्वजनिक धन का संरक्षण करना, ये हमारा सीएजी का काम होता है। ठीक है, सार्वजनिक धन का संरक्षण। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देखता है? सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है आपकी जवाब होगा राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को रखवाता है संसद में, लोक लेखा समिति के सामने। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 148 सीएजी। एक आपको याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 76, ये बहुत आता है एग्जाम में। अनुच्छेद 76 ये जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, उसका उल्लेख करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद अनुच्छेद 76 के अनुसार। अटॉर्नी जनरल, ये आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए ना कि जब भारत 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपसे, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 18 संबंधित है उपाधियों के अंत से। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। समानता का अधिकार लिखा गया है अनुच्छेद 14 से 18 में, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का उल्लेख। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 22 तक आता है ये, अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक आता है। और 25 से 28 के बाद में संस्कृति, तो ये आपका 29 और 30।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। बात हो रही है मौलिक अधिकारों की। अगर आपसे पूछा जाए कि हमने मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, दोस्तों मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिए गए हैं। संविधान का भाग 3, संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वो 3 अनुच्छेद हैं जिन्हें गोल्डन या स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल, तो दोस्तों आपको याद रखना है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, इन 3 अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। तो आपसे अनुच्छेद 18 पूछा गया था, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट आपका, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन शहरों के बीच शुरू की गई है। दोस्तों दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, और ये नवंबर 2022 में इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो ये चेन्नई, बेंगलोर और मैसूर के बीच शुरू की गई है। चेन्नई, बेंगलोर और मैसूर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वंदे भारत ट्रेन जो चलती हैं इनकी अधिकतम गति कितनी है, दोस्तों वंदे भारत 2.0 ट्रेन की अधिकतम गति है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये ICF मतलब इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाई जाती है। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई बनाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। इंडियन रही ट्रेन होती हैं ये भी आप याद रखें। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी, ये भी आप याद रखना। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन संचालित की गई थी। ये आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अभी हमारे रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव। अभी हमारे रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, दोस्तों पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, ये भारत के पहले रेल मंत्री थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि भारत में रेल बोर्ड कब बना था, दोस्तों रेल बोर्ड कब बना भारत में, तो 1905 में रेल बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ है आपका 1950-51 में। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950-51 में हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी। महिलाओं में अगर पूछे कि पहली महिला रेल मंत्री वो थी ममता बनर्जी, ये भी आप याद रखें। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन का भी आए कि भारत में अंतरिक्ष नगरी या भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है, दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है, तो बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं, तो दोस्तों अरब सागर में 4 नदियां गिरती हैं, बाकी डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में क्या लिखा गया था। तो दोस्तों नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं ये, तो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ये आप पूरा चार्ट देख सकते हैं नर्मदा नदी का। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, फिर ये भेड़ाघाट से होती हुई, और ये तवा बांध भी है आपका मध्य प्रदेश में, भोपाल से होती हुई ओंकारेश्वर बांध का निर्माण करती है फिर, और ये इस तरह से महेश्वर और सूरत होती हुई ये फिर कहाँ जाती है, वह खंबात की खाड़ी में। तो ये जो है आपको याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आए ना कि कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर सबसे बहने वाली नदी, लंबी नदी है नर्मदा नदी। क्या ये डेल्टा बनाती है, नहीं, नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है, आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आप याद रखना, पूछा जाता है आपसे, काफ़ी पूछता है एग्जाम में। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, जवाब होगा दोस्तों नर्मदा नदी पर। एक उकई बांध भी आप याद रखना, उकई बांध, दोस्तों उकई बांध गुजरात में है और ये तापी नदी पर है, उकई बांध तापी नदी गुजरात। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंटरनेट पर व्यापार करना
क्या कहलाता है? दोस्तों इंटरनेट पर व्यापार करना कहलाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया था कि इंटरनेट पर व्यापार करना क्या है? ई कॉमर्स होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूँ इंटरनेट, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट का जनक कौन है? दोस्तों इंटरनेट का जनक है बिंटन सर्फ। इंटरनेट का जनक कौन है? तो बिंटन सर्फ इंटरनेट के जनक हैं, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा है ईमेल का जनक कौन है? तो ईमेल का जनक है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। ईमेल किसने बनाया था? तो ईमेल का जनक है रे टॉमलिंसन। याद रखना, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए कमेंट में आप लिख के बताइएगा फिर मुझे कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो ई कॉमर्स आप याद रखना। दोस्तों जब भी ना हम ई की बात करते हैं, जैसे ई वेस्ट, तो ई कॉमर्स है ना, ई चालान, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, याद रखना। डिजिटल तरीके जो काम होता है वो ई में ही आता है। नेक्स्ट आपका कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा होता है? एक प्रश्न ये था दोस्तों, कोशिका में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जमा होता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो यहाँ पर जमा होता है आपका वेस्ट मटेरियल, आत्महत्या की थैली। ये भी आप याद रखिएगा, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे कोशिका के कुछ पार्ट लिखे गए हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा गया है माइटोकांड्रिया को, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा गया? दोस्तों राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। देखो डीएनए लिखा गया आपका, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए, ये भी आपको याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म ये कोशिका द्रव्य होता है, ये डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों मानव की सबसे बड़ी कोशिका है एग सेल। एग सेल सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा मानव में, तो स्पर्म, जो पुरुषों में होता है स्पर्म, शुक्राणु। और आपसे पूछे कि मानव की सबसे लंबी कोशिका, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है दोस्तों वो सबसे लंबी कोशिका होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ लाइसोसोम में जमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कौन सी राज्य की है? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है आपका। सिक्किम। सिक्किम, इसकी आबादी कितनी है? 6,10,000। सिक्किम की आबादी 6,10,000 है। सिक्किम के बाद सबसे कम आबादी का राज्य है वो है आपका मिजोरम। तो सिक्किम के बाद मिजोरम का स्थान आता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन कभी आए कि 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न शामिल थे? तो 29 प्रश्न शामिल थे, ये आप याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं, जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर थी आपकी, औसत साक्षरता दर 74.04। 2011 में भारत की औसत साक्षरता दर 74.04 है। ऐसा अगर आपसे पूछे महिलाओं की कितनी है और पुरुषों की कितनी है, दोस्तों पुरुषों की है आपकी 82.14% और महिलाओं की है आपकी 65.46%। 65.46%, तो ये आप याद रखना। महिलाओं की और पुरुषों की कितनी है। राज्य केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है और सबसे कम बिहार की है। ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य वो यूपी है आपका। यूपी, और यूपी की जनसंख्या ब्राज़ील से भी अधिक है आपकी। यूपी की जनसंख्या ब्राज़ील से भी अधिक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले मतलब शहर कितने थे? ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, तो वो है आपके 53। तो 53 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, ये भी आप याद रखना। 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत का जनघनत्व है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग अनुपात कितना है, तो 943/1000 ये लिंग अनुपात है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ये भी आप याद रखना। ठीक है। और भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी वॉल्टर। भारत में जनगणना का जनक कौन है? दोस्तों हेनरी वॉल्टर को जनगणना का जनक मानते हैं हम। क्लियर। और जनगणना से एक क्वेश्चन ये आएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना शुरू की गई थी, जबकि भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, और नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है, ये भी आप याद रखना। और
आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जननांकी का अध्ययन क्या है। दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, ये आप याद रखना। पूछ सकता है आपके एग्जाम में, पता नहीं कहाँ तक के क्वेश्चन टीसीएस पूछ लेती है। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लुई लगाइनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों लुई लगाइनी उत्सव ये फसल त्यौहार है और बीज बोने के समय मनाया मतलब किया जाता है, बीज बोने के समय। तो ये मणिपुर में होता है आपका लुई लगाइनी उत्सव, मणिपुर। दोस्तों मणिपुर का एक त्यौहार और आप याद रखना, चिरोबा। चिरोबा ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और अभी एक त्यौहार मनाया गया था अमूर फाल्कन। तो अमूर फाल्कन उत्सव कहाँ होता है आपका, मणिपुर में होता है। ये भी अमूर फाल्कन उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों साथ साथ आपको याद रखना है मणिपुर का एक त्यौहार आपसे और पूछेगा, वो है आपका याओशांग। याओशांग उत्सव कहाँ होता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है याओशांग उत्सव। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों मणिपुर कब बना था, तो मणिपुर की स्थापना अगर पूछे तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य बना था। 3 राज्य बने थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 3 राज्य 21 जनवरी 1972 को बने। तो ये भी आप याद रखिएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह, ये भी आप याद रखें। और मणिपुर का ना एक त्यौहार बड़ा पूछता है एग्जाम में, संगई। संगई महोत्सव, संगई एक हिरन होता है, तो संगई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखना है। क्लियर। मीराबाई चानू याद रखना, मणिपुर की है, पूछा जाता है इसके बारे में। तो लुई लगाइनी उत्सव मणिपुर का है। नेक्स्ट पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में निचले भाग को क्या कहा जाता था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो निचला भाग था उसको नगर तथा ऊपरी भाग को दुर्ग कहा जाता था। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप हड़प्पा सभ्यता का एक चार्ट देख सकते हैं, पूरा उत्तर पश्चिम भाग में फैली हुई थी। ये आपका जम्मू कश्मीर राजस्थान वाला एरिया या जो गुजरात तक वाला जो एरिया था, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी। दोस्तों क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो जो था ये सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि हिसार जिले में, हरियाणा में। और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, लोथल। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। ये भी आप याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी। कांस्य युग था हड़प्पा सभ्यता का काल। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हड़प्पा सभ्यता में निचले भाग को क्या कहा गया है, नगर, और ऊपरी भाग को दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन आया था। दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना 2000 से 2007 तक चली है। सॉरी यहाँ पे 2002 है, 2000 नहीं है, 2000 है, 2002 है ये आपका। तो 2002 से 2007 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चली थी ये। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ ना देखो, मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ पे समय थोड़ा सा, यहाँ 2002 है, ये मैंने 2000 लिख गया है, यहाँ 2 लिख सकते हो आप, 2002। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों हम उद्देश्यों की बात करें तो मुख्य उद्देश्य है कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। ये एक अच्छा टारगेट था इसका, कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि की जाए। साथ साथ 2012 तक जो आने वाले मतलब 10 साल थे इसके, 2002 से लेकर 2012 तक जो 10 साल हैं, 10 साल में गरीबी के अनुपात को 15% तक कम करना इसका उद्देश्य था। और विकास दर 8% का लक्ष्य था, लेकिन इसने 7.6% ही प्राप्त की थी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली है। ठीक है दोस्तों। चलिए और कौन सा प्रश्न था। दोस्तों एक कथक के कलाकारों से कोई प्रश्न बताया था, तो ये कथक के कलाकार हैं। पहले तो आप जानिएगा कथक की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो यूपी से। शंभू महाराज, सितारा देवी, कथक की रानी कहा जाता है इन्हें, कथक की रानी सितारा देवी। बिरजू महाराज, पुरुदधीज, शोभना नारायण, ये बहुत आता है एग्जाम में, शोभना नारायण। कमलिनी अस्थाना, प्रेरणा श्रीमाली, रोहिणी भाटिया तथा मनीषा गुलियानी, ये सब कथक के मतलब कलाकार हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए और कौन सा प्रश्न पूछा गया था, अब यही है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ना कुछ जो क्लासिकल डांस है हमारे, उनके प्रवर्तक पूछता है, उनके जनक पूछता है। तो मैं कई सारे एग्जाम मैंने देखे हैं, उनमें काफ़ी आता है। अगर आपसे पूछा जाए सतरिया का जनक कौन है, सतरिया का प्रवर्तक कौन है। दोस्तों सतरिया डांस को शुरू करने का श्रेय दिया गया शंकर देव को। तो ये आप याद रखना, शंकर देव, शंकर देव को श्रेय दिया जाता है सतरिया के लिए। एक आपसे पूछेगा कुचिपुड़ी के बारे में कि कुचिपुड़ी डांस का प्रवर्तक कौन है। दोस्तों कुचिपुड़ी का जनक माना गया है आपका सिद्धेंद्र नाथ योगी को, सिद्धेंद्र नाथ योगी। तो ये भी आप याद रखना। एक आपसे पूछेगा दोस्तों ओडिसी का, ओडिसी नृत्य का प्रवर्तक कौन है। दोस्तों ओडिसी नृत्य का प्रवर्तक कौन है, तो वो हैं आपके पंकज चरण दास। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना गया है।
ये भी आप याद रखना। एक आप मणिपुरी वाला और याद रख लीजिएगा। मणिपुरी के कौन है? गुरु बिपिन सिंह। मणिपुरी डांस के जो मतलब फाउंडर हैं वो हैं आपके गुरु बिपिन सिंह। तो ये 4 डांस हैं आपके जिनके फाउंडर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सतरिया शंकरदेव ने शुरू किया था, कुचिपुड़ी सिद्धेंद्रनाथ योगी ने, ओडिसी पंकज चरण दास और मणिपुरी तो बिपिन सिंह। तो दोस्तों ये था आज का पूरा एनालिसिस। 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। जल्दी मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।